वेलकम टू अन अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हिंदी के इस चैनल पे अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। और उम्मीद करता हूं कि आपके घर में सब सही होंगे। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग द जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, चित्रकलाओं के बारे में और पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर आई शुड स्टार्ट, अगर आपने अभी तक अन अकेडमी में की ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्लीज पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें। यदि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, खासकर अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस विद स्टडी मटेरियल एंड एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मिलता है इंडिया का बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। और यहाँ पे ये टीचर खाली आपको पढ़ाते नहीं हैं, पूरी तरीके से गाइड करते हैं थ्रू आउट द ईयर, किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं वो बताया जाता है। अबाउट मी, यू ऑल नो दैट माय नेम इज सुहेल तुर्की और टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स लास्ट 6 years। और अभी अन अकेडमी पे मैं यूपीएससी मेंटोर का एक चैनल यूज कर रहा हूँ, सो आई होप कि आपने वो उसको सब्सक्राइब किया हो, जहाँ पे मैं बिगनिंग से एंड यानी कि एनसीईआरटी से लेके स्टैंडर्ड बुक्स तक जो है पढ़ा रहा हूँ। सो होपफुली आप वो लोग ज्वाइन करेंगे। और यदि अगर आप मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप का नाम यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा कोर्स कोई लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज माय कोड SUHAIL सुहेल कैपिटल 10, यानी कि ये मेरा रेफरल कोड रहेगा, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी 2 year बैच 1 year बैच आपको मिलते हैं। सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एनसीईआरटी क्लासेज। अगर आपको मेरे एनसीईआरटी क्लासेज में ज्वाइन करना है तो प्लीज डू लेट मी नो। मेरे ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, हर संडे को आप स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और टॉप 3 रैंकर्स को जो है वो फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाकी के हैं उनको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो प्लीज पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट करें। आज हम मेजर सेंटर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। ये हमने मटेरियल जो है फाइन आर्ट यानी कि क्लास 11th की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया की बुक को मिक्स करके जो है बनाया है। यानी कि इंडियन पेंटिंग, जो कि कल हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर पेंटिंग को लेके बहुत ज्यादा सर हम डिस्कस भी हमने किया था। पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया की हिस्ट्री बनाने में, खासकर अब इंडिया की हिस्ट्री को जब हमने कंस्ट्रक्ट किया, खासकर जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे पास हम बात करते हैं भिमबेटका की, या हम बात करें बाकी जितने केंद्र थे जहां से इस इतिहास की या इस पेंटिंग की शुरुआत हुई, इस चित्रकला की शुरुआत हुई, तो आज भी हम ये मानते हैं कि यह हमारा इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से केंद्र थे जहां से मेजर सेंटर जो है इंडियन पेंटिंग के बनते हैं, और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कि अगर हम पढ़ें प्री हिस्टोरिक टाइम की, यानी कि प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो तब से हमें पता चलता है कि जो मनुष्य जो था वो गुफाओं में रहा करता था। ये आप भी जानते हैं और इससे कल भी मैंने बताया था। तो गुफाओं में रहते थे और उसने गुफाओं की ही दीवारों पर चित्र किए। अब यहाँ से ही वो शुरू करता है कि हम लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो यहीं पे पता चलता है कि जो चित्र थे उनकी शुरुआत जो है वो गुफाओं से करता है। और गुफाओं का मतलब ये बनता है कि इसलिए किए जाते थे कि वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे, यानी इमोशंस अपने दिखाते थे। अब बाद में जब वो नगरों की ओर आए, यानी कि अर्बनाइजेशन हो गया, या हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं बनने लगी, तो सभ्यताओं का जब उदय होने लगा तो यही चित्रकलाएं जो चित्रकारी हुआ करती थी गुफाओं से निकलकर हमारे बाद में दैनिक प्रयोज्यता, यानी कि होने वाले माध्यम से, यानी कि जो हमारे डेली के जो काम थे उनमें आ गई, जिससे जिसमें सिंपल ऑफ फाउंड हमने कुछ नमूने भी देखे, जैसे बर्तन हो गए, वस्त्र हो गए आदि पर जो है प्राप्त होने लगा। यानी कि एक
एवोल्यूशन था, फिर बाद में एक रेवोल्यूशन बना। यानी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हमने पहले से ही हमारी जो पेंटिंग थी, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गई। आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुई है। आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप की बात मैं क्या कर रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, पहले गुफाओं में किया जाता था, लेटर ऑन पता चला कि नहीं, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर फेज़, यानी कि शहरों से, गाँव से निकल के शहरों की ओर आ गए। अब जब हम शहरों की ओर आए तो उसके साथ ही हमारा चित्रकला भी बदलती गई। सो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो मानव था वो गुफाओं में रहता था, लेकिन जब सभ्यता का उदय हो गया, लोगों ने मूव करना भी शुरू कर दिया, और उस मूव करने के साथ-साथ ही उनको लगा कि हमारी जो ज़िंदगी है, जो उनकी जीवन है, उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए, और उस सुधार के द्वारा ही हमें पता चलता है कि इनकी चित्रकला भी बदलने लगी। अब देखिएगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे 2 नए धर्मों का जन्म भी होता है, जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब ये 2 धर्म जो हैं, यहाँ पे याद रखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन के साथ ही कुछ और बदलाव भी देखने को मिले। सो पहला बदलाव हम चित्रकला में ये कह सकते हैं कि हमारा पहला बदलाव जो आया है, वो सभ्यता की वजह से आया है, यानी कि अर्बनाइज़ेशन जो हुई, तो उसकी वजह से पहला बदलाव देखने को मिला। दूसरा बदलाव चित्रकला के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, वो बौद्ध और जैन धर्म के आगमन से हुआ है। क्यों हुआ? तो अगर आप देखेंगे, इनकी जब शुरुआत हुई, अराइवल जब हुआ बुद्धिज़्म, दे तो इनके साथ ही कुछ साइन और स्किल इनोवेशन पेंटिंग में होने, यानी कि पेंटिंग का भी जो थोड़ा बहुत जो है बदलाव देखने को मिला। यानी चित्रकला में और अधिक कुशलता एवं नवनीतियों का भी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। तो हम लोग ये मानते हैं कि तत्कालीन और उसके बाद भी जो काल चलता रहा, उसमें रंगों का जो है, रंगों में बदलाव देखने को मिला। यानी कि हम ये मानते हैं कि जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो था, वो एंड इमोशन जो थी, जो अंदर की भावनाएँ थी, उसको जो है चित्रकलाओं के द्वारा जो है लोगों ने प्रकट करना शुरू कर दिया। और डीपली अगर आप देखेंगे तो उसका धार्मिकता गहरा जो है असर होने लगा। लोगों को धर्मों के बारे में चित्रकलाओं के द्वारा जो है बताने की कोशिश की गई। सो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारा जो सेकंड फेज़ चित्रकला का रहा है, कि ये धर्म को भी जो है क्या करता है, धर्म के बारे में भी बताता है। सो चित्रकला भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार लेके, एक बड़ा बदलाव लेके आई। आपको ये मानना पड़ेगा, और आपको ये देखना भी पड़ेगा कि बदलाव केंद्र कैसे बने। कल हमने शैलियाँ पढ़ी थी, और इसके बाद मुगलों के द्वारा शुरू होने वाली, जब मुगल लोग यहाँ भारत की ओर आए, उन्होंने चित्रकलाओं में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि उनके द्वारा जैसे ही वो आते हैं, और मुगलों ने अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी। अब अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन देखने को ये मिलता है कि जो चित्रकलाएँ उन्होंने अपने साथ लाई, उसमें हम लोगों को कलर के साथ, यानी रंगों के साथ, बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेंटर्स जो थे, जो चित्रकला बनाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत ही कलाकारिक थे, बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते थे। और लेकिन डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इन पोस्ट मुगल पीरियड के बाद हमें देखने को मिलता है, जैसे ही इनका मुगल काल में गिरती राजनीति और आर्थिक स्थिति के कारण जब इन चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गई, तो इन्होंने स्थानीय जमींदारों और राजाओं के लिए को शरण दे दी, और इसके दौरान ही चित्रकला की व्यापक भी विकास हुआ है। यानी जब मुगल से, तो तब तो कुछ और होता था। बड़ा ही एन्जॉय करते थे ये चित्रकलाओं को। चित्रकार जो होते थे, इनको बहुत ज़्यादा जो है पैसा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मुगलों का भी पतन होता है, तो फिर इन लोगों को लगता है कि यार, अब हमारा कारोबार कैसे चलेगा? तो ये लोग शरण लेने के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं। तो उसके साथ हमें लगता है कि जो चित्रकला के अंदर एक बड़ा जो बदलाव आया था, वो गिरावट की ओर चले जाता है। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि अंग्रेजी राज जब भारत में लागू होता है, फिर से चित्रकला की नई दृष्टि मिलती है हम लोगों को, यानी कि नए तरीके से हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। इसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो आधुनिक भारत के अंदर जो चित्रकलाएँ की गई, आधुनिक समय की चित्रकलाओं में हम लोगों को एक विवेशतक स्तर पर सराहना मिलती हुई, यानी कि पेंटर्स को बहुत ज़्यादा जो है एप्रिशिएट भी किया जाता था। और जो नए पेंटर बनते रहे, चित्रकार जो नए कला को लेके आए, लेटेस्ट पेंटर स्टार्टिंग एडॉप्टिंग लेटेस्ट कलर, उन्होंने नए-नए कलर, नए-नए डिज़ाइन, नई-नई पेंटिंग अपनी शुरू कर दी। तो बदलाव एक हमने जब गुफाओं से शुरू किया, और फिर जब हम आधुनिक भारत, फिर मध्यकालीन के अंदर गिरावट देखने को मिली,
और फिर हमने देखा कि आधुनिक भारत के अंदर फिर से उसके अंदर जो है बदलाव देखने को मिला। इस तरीके से भारत का ये जो चित्रकला का एक जो बड़ा इतिहास है, इसमें अप्स एंड डाउन दोनों देखने को मिले। पहले बहुत अच्छे से चलता था, फिर बीच में इसमें गिरावट आई, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि वक्त के साथ-साथ काफ़ी सारे बदलाव रंगों में देखने को मिले, भावनाओं को देखने को मिले, चित्रकला की बनाने की जो शैलियाँ हुआ करती थी, उनमें बदलाव देखने को मिला। पहले बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे, बाद में बदल के कुछ और चीज़ों को भी साथ में लेना शुरू कर दिया। सो ये भारत का एक इतिहास रहा है जब हम चित्रकला की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर ज़्यादातर जो चित्रकलाएँ दिखाई गई, उन चित्रकलाओं के अंदर क्या चीज़ें हुआ करती थी। सर, अगर हम देखते हैं भारतीय चित्रकला की शक्ति के स्तर यहाँ पे, और हम इसकी विशेषताओं के निम्नलिखित बिंदु में अगर हम विभाजित करें, तो हमें ये पता चलता है कि भारत के अंदर जो उस समय पेंटिंग की जाती थी पहले, वो धार्मिक होती थी। धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था। लोगों को चित्रों के द्वारा ही धर्म के बारे में पता चलता था। आज भी हम मानते हैं कि जब ये देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप जानते हैं कि वैदिक काल का समय था, तो लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। लोग संस्कृत के बारे में नहीं जानकारी रखते थे, और धर्म को पढ़ाना और धर्म के बारे में बताना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने चित्रों के द्वारा लोगों को उनकी धार्मिक जो चीज़ें थी, उनके बारे में उनको बताना शुरू कर दिया। ये खाली भारत के अंदर ही नहीं हुआ है, विश्व के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम आज़ाद हो रहे थे, या फ्रांस की मैं बात कर लूँ, तो उस समय भी चित्रकला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को एक जानकारी मिल पाए कि आखिर आज़ादी कैसे मिलती है। सो हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जो चित्रकला का इतिहास है, वो धार्मिक है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ इनके अंदर भी बदलाव देखने को मिला। उसके बाद भारत की जो चित्रकलाएँ हैं, वो काल्पनिक भी हैं। काल्पनिक शैली के तौर पे अगर मैं देखता हूँ, तो इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। यानी कि जो चीज़ मिसाल के तौर पे आपको दिखती नहीं है, तो उसको हम इमेजिन करवा देते हैं। इमेजिन एक बहुत अच्छी चीज़ है। काल्पनिक करना या काल्पनिक तौर पे देखना चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यदि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पहले से ही अपने आप को उस रंग में डाल के देखते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ आईएएस? मुझे क्यों यूपीएससी ही क्वालिफ़ाई करना है? आप अपने आप को ये सवाल जब पूछते हो, तो ये काल्पनिक हो जाता है, इमेजिन करते हो। फिर आप कहते हो कि मैं समाज की रक्षा करने आया हूँ, मैं समाज को बहुत आगे ले जाऊँगा। इस तरीके की चीज़ें करके आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। भारत के अंदर भी चित्र को इमेजिन तौर पे, यानी कि काल्पनिक तौर पे देखा जाता है। आज की पेंटिंग भी काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक ऐसे दिखाया जाता है कि यार तारे और चाँद-सितारे किसी ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो हम बोलते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है। चाँद-सितारे कौन? तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है चित्रकार, कि यदि अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है और सही ढंग से किसी चीज़ को समझने की क्षमता है, तो यकीनन आप लोग कुछ भी पा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर जो चित्रकलाएँ की गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी याद रखिएगा, विशेषताएँ हैं। उसके अंदर हमें परिवहन यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। हम सब जानते हैं, आज यानी कि 21वीं शताब्दी के अंदर जब हम मानते हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी वर्चुअल समिट की थी, जिसमें हमने बात की कि एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि देखें, जब तक आपका पर्यावरण जो है वो सही नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट, आपके इर्द-गिर्द सफाई नहीं होगी, तो भाई आप लोग कैसे ज़िंदा रह पाएँगे? कोविड-19 ने एक बहुत ही बड़ी मिसाल आपको दे दी। अब याद रखिएगा कि उस समय भी लोग जो है अपनी चित्रकलाओं में अपने अलग-अलग एनवायरनमेंट को दिखाते थे, और ये समझाते थे लोगों को कि इसकी कितनी बड़ी भूमिका है हमारे जीवन के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर जो चित्रकलाएँ हुआ करती थी, रेखाओं को भी ये दर्शाती है। यानी कि लाइन प्रेमिसेस दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से ड्रॉ किया जाता था, लाइन के ऊपर बनाया जाता था। रेखों की प्रधानता जो है वो शो करती है। उसके बाद मुद्राओं के ऊपर भी
जो है हमारी बहुत सारी जो है पेंटिंग हुई है। मुद्राएं यानी कि करेंसीज के ऊपर अगर आप देखेंगे, आज भी हम मानते हैं, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो काफी सारी जानकारियां जो हम लोगों को मिलती हैं वो या तो करेंसीज के ऊपर यानी कि जो मुद्राएं हैं वगैरह उनसे हमें संबंधित पता चलता है कि राजा कैसा हुआ करता था, इस तरीके की। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को बनाने के लिए इन चित्रकारों ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, एक बहुत ही बड़ा योगदान भी रहा। अथवा अगर अगर हम देखें तो भारत के इतिहास का 50% जो है, जो जानकारी हमें मिलती है वो हम लोगों ने आर्ट से ही ली है। किताबों की उतनी हमारे पास जानकारी नहीं थी। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा ही हमें पता चलती हैं। उसके बाद आइडियलिज्म, यानी कि अगर आप देखेंगे हमारी इन पेंटिंग के द्वारा आदर्शवाद यानी कि आपको याद होगा आइडियाज इमर्ज होना शुरू की, लोगों के अंदर समझ, सूझबूझ ये आना शुरू हो गई। आइडियाज को दर्शाता है क्या करना है आगे, किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके की नई चीजें हम लोग कर सकते हैं, ये आइडिया की बात करता है। यानी भारत की चित्रकलाएं हमें इतनी सारी चीजों के बारे में बताती है। यही सारी चीजें आज एक बच्चे को किताबों में पढ़ाई जाती है। उसको धार्मिक चीजों के बारे में किताबों से पता चलता है, उसको काल्पनिक चीजों के बारे में भी किताबों से पता चलता है, उसको अपने परिवहन यानी एनवायरनमेंट के बारे में भी किताबों से पता चलता है, मुद्राओं के बारे में इकोनॉमिक भी जो है वो किताबों से ही पता चलता है। लेकिन प्राचीन इतिहास गवाह है कि ये सारी चीजें लोगों को चित्रकलाओं के द्वारा ही दर्शाई जाती थी और दिखाई जाती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशिएंट टाइम सिंबोलिज्म, बहुत ज्यादा सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम प्रतीकात्मक कहते हैं। यानी कि चीजों को, किसी चीज को अगर दर्शाना है, किसी चीज को दिखाना है तो सिंबल के तौर पे दिखाया जाता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। और उसके बाद नाम विवहनता, एनोमेंटी जिसे कहा जाता है, इन चीजों को दर्शाया गया। नियम यानी कानून लागू किस तरीके, रूल्स को दिखाया गया। और पत्र विधान यानी कि एलिजिबल लेजिस्लेशन के बारे में। सो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जितना भी चित्रकला हुई है सर, ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर पूरी जानकारी है। और एक, अगर हमें एक अच्छी जिंदगी को बिताना था, खासकर प्राचीन इतिहास के दौरान, यकीन माने कि जो चीजें इसमें दी गई हैं वही चीजें हम हिस्ट्री, वही चीजें हम पॉलिटी, वही चीजें हम इकोनॉमी और जियो से पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें उसके बारे में बहुत जानकारी मिल गई। यही सारी चीजें पहले प्राचीन इतिहास में लोगों को चित्रकलाओं के द्वारा ही बताई जाती थी। इसीलिए कहते हैं कि पेंटिंग का इतिहास भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अगर मैं बात करूं भिम्बेटका की, आपने सुना होगा, ऐसी पहली बार नहीं है कि आप पहली बार भिम्बेटका के बारे में पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है, सबसे ज्यादा पहले हमें भिम्बेटका के बारे में विशेषताएं पता चलती हैं। अब ये भिम्बेटका की पेंटिंग है, जरा देखिएगा, एक पत्थर है जिसके ऊपर कुछ पेंटिंग की गई है। वैसे तो ये कहा जाता है कि इस पेंटिंग का पूरा हमें कंप्लीट पता नहीं है, पूरी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर भी काफी सारी चीजों को जोड़ा है और फिर आपको बताने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो भारत के मध्य प्रदेश यानी कि पैलोलिथिकल जो पाषाण काल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के रियासन जिले में एक पूर्व पार्श्विक अवसी पुरस्थल है। यहाँ आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का हम लोगों को जानकारी मिलती है, यानी मेड बाय ह्यूमंस, जो बनाए गए थे। और इस पेंटिंग में ये माना जाता है, बिलीव किया जाता है, क्योंकि पूरा तो क्लियर नहीं कह सकते, टू बी फॉर्म ए पैलोलिथिकल, टू बी ए मीजोलिथिकल पीरियड के बारे में बताया। इन क्षेत्रों के पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय, जो उस समय समय हुआ करता था, उसको माना जाता है। यानी किस तरीके से वो एक समय से दूसरे समय तक जो है उन्होंने ट्रांसफर किया है। यानी इस चित्रकला अगर ना होती, सोचें कि अगर ये उन्होंने ना बनाया होता तो पाषाण काल के बारे में हम लोगों को जानकारी उतनी नहीं मिलती। भिम्बेटका जो है, इसको डिक्लेयर किया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई, यानी भिम्बेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो कुछ किताब भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या था,
और इसको यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को, आई होप आपने पढ़ा होगा, यूनेस्को ने विश्व जो है दरारों के ऊपर स्थल घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है इसको। ये भारत में मानव जीवन की प्राचीनात्मक जो चिन्ह हैं उनको दिखाता है, सिंबल जो है उनको दिखाता है, जो पहले रहा करते थे वो किस तरीके से रहा करते थे। और ये भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये स्थान महाभारत के चित्र भीम से संबंधित है, माना जाता है भीमा से संबंधित है और ये महाभारत को दर्शाता है। इसके नाम भीमबेटका, इसीलिए इसका नाम जो है भीमबेटका पड़ा है। और कैरेक्टर महाभारत एंड फ्रॉम इट गॉट्स नेम भीमबेटका, फिर वहीं से इसका नाम जो है भीमबेटका रख दिया गया। अब आप सोचें, एक छोटे से पत्थर से जो हमें जानकारी मिलती है वो हमारे प्राचीन इतिहास को बनाता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि भीमबेटका हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सोचें, अगर ये भीमबेटका से ये जानकारी हमें ना मिली होती तो आज हम आपको इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाते, इतना सब कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इतिहासकारियों ने मिलके जिस तरीके की शैलियों और जिस तरीके की चित्रकलाओं के द्वारा हमें ये बताया कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो जानवरों को पाला करते थे, कुछ लोगों के हाथ में हथियार हैं, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। सो आज इतिहास के अंदर इतिहासकारी भी अगर किसी चीज को दर्शाते हैं तो उसका जो क्रेडिट है, उसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो उन लोगों को जाता है जिन्होंने इन चित्रकलाओं को बनाया और इनके द्वारा हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, सोचे ना किताब थी ना पेन था, फिर भी उनको लगा होगा कि शायद आने वाले लोग किस तरीके से हमारे बारे में, और ये पेंटिंग जो है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन हम इनकी बनाए गए दृश्यों के द्वारा ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना जीवन जीते थे। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम भीमबेटका की बात करें तो इसके जरा बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करें। इनकी खोज वर्ष 1957 से लेकर 1958 तक हुई और इसकी खोज करने वाले का नाम था डॉक्टर विष्णु सिद्धार वाकनर। याद करिएगा, इन्होंने हमें जो जानकारी दी, और कहा जाता है कि यहाँ पे 750 रॉक शेल्टर हैं, शिलालेख, जिनमें 500 से ज्यादा अधिक जो हैं वो पेंटिंग से भरे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर चित्र द्वारा सजाया गया हुआ साजित है। अब ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इतनी पेंटिंग तभी की जाती है जब एक बंदे को अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस प्रकट करने होते हैं। अगर आप बात करेंगे तो ये जो चित्रकला बनाई जाती थी, यहाँ की शैल चित्रों की विषय मुख्यता, यानी कि उसका मेन उद्देश्य जो था वो किस चीज के ऊपर आधारित था। यहाँ पे ज्यादातर नृत्य के बारे में, यानी कि डांस, मेंसी रेडी यानी कि डांस के बारे में बताया गया, और मानव कृति के बारे में बताया जिसको ह्यूमनिज्म कहते हैं। यहाँ पे शिकार को दिखाया गया है, यानी कि शिकार किस तरीके से, और कुछ पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है। इसका मतलब है कि प्राचीन इतिहास के अंदर भी लोग अपने आप को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डांस भी करते थे सर, ह्यूमनिज्म के बारे में भी उनको जानकारी थी, वो लोग जो है उस समय शिकार भी करते थे, पशुपालन को भी पालते थे। तो सोचो, हमारे पास किताबें तो है नहीं, लेकिन इन चित्रकलाओं के द्वारा ही हम लोग बता सकते हैं कि वो किस तरीके से रहते थे। कितनी बड़ी जानकारी है। और ये भी कहा जाता है कि इन चित्रकलाओं से ये भी पता चलता है कि ये लोग वॉर, डेली एक्टिविटीज, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कार्यकलाप से जोड़ा जाता है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी चीजें दिखाई गई, जैसे जानवर, जैसे टाइगर हो गया, बाघ वगैरह, सिंह, जंगली सुअर, हाथी, कुत्ता, और बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह, डॉग और क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल जी ने कहा, जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यानी कि इसका मतलब है उस समय भी ये जानवर उनके साथ रहा करते थे। तो भारत के अंदर ये कहना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है सर, एक जानकारी है जो हमें वो देते हैं, और इन चित्रों से ही हमें पता चलता है कि भारत कैसा था। उसके बाद सर चित्रों में प्रयोग किए गए जो उस समय प्रयोग किए जाते थे, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, एवं रंगों में मुख्य रूप से जो है अगर आप देखेंगे जो कलर्स यूज किए जाते थे, जैसे लाल, सफेद, पीला, हरा रंग को भी प्रयोग किया गया है। वाह, आज भी हम लोग ऐसे यूज इन सम प्लेसेस। तो इसका मतलब है सर, ये लोग भले ही पूरी तरीके से हम इसको ये नहीं मानते हैं कि वो लोग पूरे इंटेलेक्चुअल थे या वो अर्बन में थे ऐसे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग इतनी चित्रकलाओं के बारे में जानकारी रखते,
क्यों बनाई होगी? सवाल मन में यही आता है, क्या चाहते थे वो? जब उनको अपनी चीज़ों को प्रकट करना पड़ता था, तो सर वो लोग उस समय पेंटिंग कर लेते थे। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है थी वो एक अर्बन सभ्यता थी, यानी कि नागरिक सभ्यता थी, और इसका विस्तार व्यापक तौर पे हुआ, यानी कि ट्रेड वगैरह के लिए हुआ था। आप सब जानते हैं कि ये ट्रेड के ऊपर आधारित है, यानी व्यापार के ऊपर आधारित है। और ज्यादातर जो है यहाँ पे हमें मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, मोहरें और बर्तन, इन सब चीजों को हमने यूज किया। और ये सारी अगर आप देखेंगे सभ्यता काल में प्रमुख अंग है। सिंधु घाटी में मिले जितनी भी चीजें हैं जो हमें सिंधु घाटी में मिलती हैं, जैसे सिंधु घाटी में मिले पत्थरों पर रखे हुए जैसे पेड़ पौधे फल पत्तियां चित्रण मिलते हैं। इस कला की चित्रकला की विशेषता अगर आप देखेंगे निम्नलिखित है क्यों की जाती थी। ज्यादातर जरा इनकी चित्रकलाओं के बारे में जरा पहला पॉइंट अगर देखेंगे आपको तो आपको पता चलेगा, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो थे वो पेंटेड ब्लैक एंड रेड कलर से किए जाते थे, यानी काले रंग और लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि हैव बीन पेंटेड ब्लैक विद अ रेड कलर। अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न जो है यूपीएससी प्री में पूछता है। अच्छा सर, यहाँ पे हमें एक बात और पता चलती है कि इनको जो ग्राफिंग दी जाती थी, पात्रों पर जो शेप दी जाती थी, उसको जियोमेट्रिक कहा जाता है। उल्लेखों का जो है नमूना मिलता है, फाउंड इन द कैरेक्टर्स, ग्राफिक तौर पे दिया जाता था। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे प्रकार में वनस्पतियों और पशुओं का भी उल्लेख मिलता है, यानी अपने एनवायरनमेंट को दिखाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी के अगर आप बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग जो है ह्यूमन फिगर आल्सो फाउंड ऑन मिट्टी वगैरह पे, मिट्टी के पत्थरों पर भी मानव कृतियों का उल्लेख मिलता है, यानी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ लेखों में जैसे कि डॉट्स वगैरह डाले गए, यानी कि सिर्फ डॉट्स वगैरह इस तरीके से दिखाए गए हैं। भरने के लिए बिंदु और स्तरों का प्रयोग किया गया है। फुल स्पेस जहां पे खाली लग रहा है तो बिंदु वगैरह डाल दिए, जिससे लगता है कि यार ये पेंटिंग बहुत प्यारी हुई है। इस पेंटिंग में ही आपको पता चलता होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन नमूना पेश किया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो वैसे भी आपने क्लास 11 की एनसीईआरटी तमिलनाडु में भी चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं सर, तो ये देखिए जोगमेरा पेंटिंग्स, तो ये बहुत बड़ी पेंटिंग है और आज भी इसके बारे में बताया जाता है। ये कहाँ पे मिलती है बेटा? तो इसके सुरगुज छत्तीसगढ़ के अंदर, इन द रामगढ़ हिल ऑफ छत्तीसगढ़, सुरगुजा छत्तीसगढ़। दो जो हमारी यहाँ पे गुफाएं हैं रामगढ़ की पहाड़ियों में, यानी दो केव जो है, टू केव नेम इट जोगमरा एंड सीताबंगा। यहाँ पे याद रखिएगा सीताबंगा नामक दो गुफाओं के आसपास बनी हुई हैं। इनका उल्लेख जो है काल हमें पता चलता है 300 से लेके 200 बीसी तक। और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जरा उनकी बात करते हैं। सबसे पहली जोगमेरी की गुफाओं का जो हम लोगों को मिलता है, ज्यादातर केव्स जो है सफेद और लाल रंग का, समटाइम यूज्ड येलो और ब्लैक का भी, पीले और काले रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। वाह, देखिए कितने कलर्स। ये चित्र लाल रंग की रेखाओं से जो है, इनकी रेखाएं जो बनी हैं, यानी कि जो लाइंस वगैरह दिस पिक्चर आर सेपरेटेड और रेड कलर्स लाइन से जो है दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप। उसके बाद ये चित्र लाल रंग की रेखाओं से प्रतीक किया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरी केव के बारे में, यानी कि सीताबंगा केव के बारे में, माना जाता है बिलोंग टू द थिएटर, ये थिएटर से बिलोंग करती थी। यहाँ पे सीता बंगा नामक गुफा का संबंध नाट्यशिला से माना जाता है। उस समय थिएटर वगैरह जैसे दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता था। इन गुफाओं के ऊपर मनी मैन एंड व्हील्स जो होती थी, यानी कि मानो इस चित्र में कहीं पुरुष और पहलियों और कुछ आभूषण बनाए गए हैं। इन्हें आभूषणों की आकृतियों की जो शेप जो दी गई है वो ज्यादातर उसके ऊपर आपको ज्वेलरीज वगैरह जो सजावट होती थी इंस्पायर्ड द जियोमेट्रिक शेप में बनाया गया है। कुछ चित्रों में मछलियों, यहाँ पे सम पेंटिंग डिपिक्ट फिश, बकरियों और आदि जैसे जानवरों को दिखाया गया है। और ये दिखाता है, अब देखिए ये चित्र पूरी तरीके से आपको एक समाज, एक आर्थिक, एक राजनीति तौर पे सारी चीजें बताता है। तो किस तरीके से भारत के अंदर इन पेंटिंग्स ने बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। आपको याद होगा अजंता और एलोरा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आप सब करिएगा, अजंता और अरोरा की जो हमारी गुफाएं हैं और उनके ऊपर जो चित्र हुए वो बहुत बड़ी चीजें कहते हैं। अगर आप जानेंगे अजंता जो है वो साइद्रा हिल्स जो है
सह्याद्री की पहाड़ियों की स्थित अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 30 है और ये यहाँ पे दिख रहा है कि इनके हॉर्स शूज जो होते हैं घोड़े के नाल के आकार में बनी हुई हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं की दीवारें तथा छतों पर बनाए गए चित्रों की जो आपको चित्र जो मिलते हैं वॉल पे है या केव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर जो हैं वो ज्यादातर किन पे हैं तो वो सर हमें जटका स्टोरीज के बारे में बताई है बुद्धा के बारे में बताती हैं इनमें से ज्यादातर जो है डिस्क्राइब करती हैं स्टोरीज किस तरीके से बुद्धा का जन्म हुआ बुद्धिस्तवा क्या होता था बुद्धा ने अपनी जिंदगी को कैसे बिताया और सारी चीजें बुद्धा और ये गुफाएं जो है डिस्कवर की थी एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिसका नाम जॉन स्मिथ था इन 1819 में याद रखिएगा इन गुफाओं के बारे में भी अंग्रेज ने ही बताया था अलोरा की अगर गुफाओं की बात करें तो ये 9 किलोमीटर अजंता की गुफाओं से दूर हैं जिनको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है इन चित्रकलाओं में गुफाओं में 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चित्रकान काम चलता रहा कंटिन्यू चलता रहा और ये केव्स जो हैं ये गुफाएं जो हैं ये हिंदू बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं हैं इन चित्रों में सफेद पीले रंग गोरे गहरो जो है नीले और हरे रंग का भी इस्तेमाल किया गया येलो ऑक डार्क ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक आर यूजिंग इन दिस पेंटिंग सो इट शोज दैट वहां पे सेक्युलरिज्म भी था लोग मोहब्बत से भी रहते थे लोग अपने धर्म को किस तरीके से रखते थे वो इन चित्रकलाओं से भी पता चलता है अच्छा अगर आपको बाघ केव पेंटिंग के बारे में पता होगा वैसे ये बड़ी सारी सिंपल सी चीजें जो मैंने पहले भी पढ़ाई हैं इन गुफाओं के अंदर अगर देखेंगे अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिज्म के बिना भी हम लोगों को और भी चित्र मिलते हैं जैसे डांस सॉन्ग फेस्टिवल्स यानी कि नृत्य गाना उत्सव आदि की चित्र दृष्टिकोण से भी देखा जाता है और इन गुफाओं के अंदर गुफा चित्र में स्त्रियों को भी दिखाया गया विमेन्स को लव वायलेंस हैज रिसीव्ड स्पेशल एप्रिसिएशन देखिएगा इनमें प्रेम और विरह में पड़ी स्थितियों की चित्र को विशेषता मिलती है यानी कि किस तरीके से प्यार वगैरह होता था इसमें जीवन का उल्लास आनंद यानी प्यार मोहब्बत दिखाया गया है मोर इन टाइगर केव्स अगर आप देखेंगे अच्छा ज्यादातर अगर आप देखेंगे बात की गुफाओं में तो आपको ये इसमें एनिफ जो जानवरों हैं जैसे पशु पक्षी हाथी बेल फल खेत पक्षी चचा जाने बहुत सारे जो है बीक फाइटिंग्स जो पक्षी हुआ करते थे लड़ते हुए पक्षी आदि दर्शाए गए हैं और बाद में सर इन्हीं पेंटिंग के द्वारा टाइगर्स की जो बात की चित्रकराई में भी हमें एक पता चलता है कि ये ज्यादातर मेड फ्रॉम द लोकल स्टोन जो पत्थर हुए थे उनसे बनाया जाता था तो अब इतनी ज्यादा चित्रकलाएं भारत के अंदर हुई हैं और उसके बाद आती है बादामी पेंटिंग अब देखिएगा कि बादामी काल की गुफाओं के अंदर भी ये ज्यादातर बादामी पीरियड जो है लोकेटेड है बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर और ये ज्यादातर इनको बादामी के या चोलक्या रूलर्स ने बनाया था और द कंपैरिजन बिलीव टू बी एज अ पीरियड ऑफ 570 माना जाता है ऐसा पीरियड हुआ होगा इन गुफाओं की भी कुछ खूबी है कि एक विशाल हिस्से में राज्य प्रसाद इंस्क्राइब्ड इन लार्ज पार्ट और एंजॉइंग म्यूजिक डांस पिक्चर ये दिखाया गया है इन्हीं में अन्य हिस्सों में आकाश का जो है यानी कि वो भी दिखाया स्काई दिखाया गया यंग वुमेन जो है वो खड़ी है पिलर के साथ वो दिखाया गया है इसमें ड्राइंग की है पिक्चर इन सिमिलर टू टाइगर केव जैसे टाइगर केव है उस तरीके से दिखाया गया है सो भारत के अंदर आपको बहुत ही अलग अलग टाइप की जो है चित्रकलाएं देखने को मिलती है एक और चित्रकला भी हमें मिलती है जिसको हम स्तिनवासल चित्रकला कहते हैं ये चित्रकला जो है आपको पेंटिंग जो है ये वॉल ऑफ टेम्पल पे की जाती थी और ये आपको पुडुकाटाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलती है 9th सेंचुरी में ये बिलोंग करती है और ये किस धर्म से सिद्धा शिवा जैनिज्म ये सबसे आधारित थी यहाँ की चित्रकला अजंता शैली से पूरी तरह प्रभावित है यानी कि जो अजंता में है वही यहाँ पे किया गया ज्यादातर यहाँ पे चित्रकलाओं में मंदिरों की छतों पर आपको अगर देखने को मिलेगा तो कमल जैसे फूल वगैरह उनका और तालाब जैसे मछली मगरमच्छ आदि को दर्शाया गया है ये चित्र पहाड़ी और राज्य रानी और एक नृत्य की चित्र की प्रशासना मिलती है द डांसर जो है वो कर रहे हैं और डांसर की बॉडी मोशन को दिखाया जाता है विजिबल किया जाता है तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भारत के अंदर एक बहुत ही अच्छा समय रहा है चित्रकलाओं के ऊपर अब मेंस की आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाएगा
कि आप बताएं कि भारत के अंदर ये सवाल फिर से बनेगा कि भारत की मेजर सेंटर ऑफ इंडियन पेंटिंग के बारे में बताइए। अब ये सवाल भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के बारे में बताइए और उनका उल्लेख कीजिए, इस तरीके से सवाल आएगा। सो आप जब इन चीजों को पढ़ेंगे डेप्थ में, और ये एक दिन में तो होगा नहीं, उम्मीद करता हूं कि इसके लिए आप यूज ऑफ नितिन सिंघानिया और तमिल सॉरी इसमें आप लोग जो अपनी फाइन आर्ट्स है क्लास 11th की, उसका इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारी और चीजें आपको पता चलेंगी। बट जो उल्लेख मैंने आपको बताया, ये मैंने बुक से जो है प्री के बेसिड और मेंस बेसिड में निकाले हैं। अगर आप इतना भी यूज कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत इनफ है। प्लीज यदि अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की। यूट्यूब चैनल भी यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की है, वहां पे भी जहां पे पर डे मेरी 11 बजे क्लास होती है, वहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस मेरी जो है 1 बजे होती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। फिर स्पेशल क्लास मेरी 7 पीएम होती है, वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 10 बजे हर दिन लाइव में रहता हूँ लेट्स क्रैक इट इंग्लिश के चैनल पे, जहाँ पे हम संगम एज के बारे में बात कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप वहां पे जुड़ेंगे। और अभी जो मेरा कोर्स जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स आने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ वहां पे भी जुड़ेंगे। और अभी मैंने काफी सारे जो है मुद्दे, जैसे समाजी मुद्दे, उनके ऊपर जो है काफी सारी क्लासेस ली हैं। उसके बाद पेंटिंग के ऊपर मैंने काफी सारी क्लासेस ली हैं। तो अगर आप इससे पहले अगर आपने पेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लीज वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। इस पूरी क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज यूपीएससी के मेंटोर के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और हर दिन 4 बजे ये क्लास रहती है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी देखने को मिलूंगा, और जो आपके सवाल जवाब होंगे वो हम लाइव भी ले लेंगे। So stay safe and stay blessed. Thank you so much for being with me. May Allah bless you all. Bye bye.